Hello students, this is Unit 11 ICT and Internet. In the part 1 we will discuss ICT and use of computer. What we are going to discuss is what is ICT, ICT in education, types of ICT skills. There is a comparison between traditional pedagogy and emerging pedagogy. Benefits of using ICT in education. What is computer? Its peripherals, understanding memory, storage devices. Few terms related to computers: basic computer operations, creating word file, creating a PowerPoint presentation, and maintenance and application of computer. So ICT will discuss definition and its benefits. Then we'll discuss what is ICT. ICT is an abbreviation for information and communication technology. कह सकते हैं ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर है कुछ कंपोनेंट्स के साथ जो इनेबल करते हैं मॉडर्न कंप्यूटिंग को. दिस टर्म इज जनरली एक्सेप्टेड टू मीन ऑल डिवाइसेस. हर डिवाइस को एक्सेप्ट करता है जो जैसे नेटवर्क कंपोनेंट्स हो गए, कंप्यूटर्स, टैबलेट्स, स्मार्टफोन्स, है ना. वो जो कुछ भी ह्यूमन बीइंग्स को डिजिटल वर्ल्ड में प्रेजेंट होने के लिए, डिजिटल वर्ल्ड में इंटरैक्ट करने के लिए हेल्प करता है, वो सारे टूल्स क्या है, आईसीटी में आते हैं. सो इसे कौन कौन यूज करता है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट एजेंसीज, गवर्नमेंट, और अभी इसका यूज एजुकेशन में भी है. सो आईसीटी समटाइम्स सिनोनिमसली विद आईटी. लोग बहुत बार से आईटी के साथ मिक्स कर देते हैं. इट्स नॉट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओनली. ये ज्यादा ब्रॉडर टर्म है ना, मोर कॉम्प्रिहेंसिव. इसमें बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कंप्यूटर से, डिजिटल से, आईटी से रिलेटेड है. आईटी से भी ज्यादा ब्रॉड है आईसीटी. सो आईसीटी रिफर्स टू टेक्नोलॉजी यूज फॉर रेगुलर एवरीडे टास्क. हर दिन जो हम डिजिटल वर्ल्ड में कर रहे हैं, इट मे बी सेंडिंग एन ईमेल, वीडियो कॉल, सर्चिंग इंटरनेट, और मे बी पोस्टिंग समथिंग ऑन फेसबुक एंड इंस्टा, यूजिंग योर स्मार्टफोन. This is what? This is ICT. This is information and communication tool. Even अगर आप इस समय ये वीडियो भी YouTube पर देख रहे हैं, this is ICT. So ICT experts are called upon to integrate old technologies with the new one. ICT in education. ICT in education is the key to unlocking the skills and knowledge of our future generation of young people. It is the tool for learning for the 21st century. ये बात कही केट मैकेंजी ने. इन्होंने कहा कि आईसीटी को अगर हम एजुकेशन में इस्तेमाल करते हैं तो ये स्किल्स और नॉलेज को फ्यूचर जनरेशन के लिए अनलॉक कर रहा है. ये 21st सेंचुरी का लर्निंग टूल है. और आईसीटी कैन इम्प्लीमेंट, एनरिच एंड ट्रांसफॉर्म एजुकेशन फॉर द बेटर. ये एजुकेशन को ज्यादा अच्छा बना सकता है. Information and communication technology includes computers, internet, electronic delivery systems such as radios, television, projectors, everything. ये सब कुछ हम यूज कर रहे हैं. देखिए अगर आईसीटी नहीं होता तो इस टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे, इट्स नॉट पॉसिबल कि हम इंटरैक्ट कर पाते. अभी पॉसिबल है ना कि हम यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, वहां से यूट्यूब से ही आप वीडियोस देख रहे हैं. सो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ आईसीटी. दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट. तो ये यूनिट समझना बहुत आसान हो जाएगा अभी आपके लिए, बिकॉज यू आर वर्किंग अपॉन इट. आईसीटी सपोर्ट्स लर्नर, बट मोर इम्पोर्टेंटली इट एक्सटेंड द रीच ऑफ पॉपुलेशन. ये हर व्यक्ति तक है. अभी आप खुद सोचिए, मैं एनएसटीआई इलाहाबाद में ट्रेनिंग ऑफिसर हूँ. आई वॉज सपोज टू टीच दोज स्टूडेंट्स who took admission in NSTI इलाहाबाद. मैं उन बच्चों को पढ़ाती थी. अभी with the help of YouTube मैं बहुत सारे NSTI के बच्चों तक पहुंच चुकी हूँ. मेरी रीच जो है वो बढ़ गई है टू अदर NSTIs, और भी बहुत सारे लोगों को के तक मेरी जो जानकारी है, मेरा जो तरीका है, वो बहुत लोगों तक पहुंच गया है. जो रीच है मैक्सिमम ऑफ स्टूडेंट्स में, वो आईसीटी प्रोवाइड कर रहा है. So ICTs greatly facilitate the acquisition and absorption of knowledge, offering developing countries unprecedented opportunities to enhance educational system.
and improve policy formulation, execution and widen the range of opportunities. ICT बहुत हद तक हेल्प कर रहा है कि हमारा एजुकेशनल सिस्टम रिफॉर्म हो जाए, हमारा पॉलिसी फॉर्मुलेशन ज्यादा अच्छा हो जाए, जो हमारी रेंज है, जो अपॉर्चुनिटी रेंज है, इट शुड बिकम मोर वाइड, ये और बड़ी बने, ये और अच्छी बने. सो आईसीटी अगर हम एजुकेशन में यूज करते हैं, इट इज वेरी हेल्पफुल. अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ आईसीटी स्किल्स की. ईमेल सबसे आसान एग्जाम्पल है आईसीटी स्किल का. ईमेल मैनेजमेंट एंड सेटअप. आप अगर मेल मैनेज करना जानते हैं तो आप बहुत कुछ मैनेज करना जानते हैं. अगर आप लोगों के पास जीमेल आईडी है, जो कि होगी, आप यूट्यूब यूज कर रहे हैं, बिना जीमेल आईडी के आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे काम नहीं कर सकते. अगर आपके पास एक ईमेल आईडी है तो वो ईमेल आईडी आपको बहुत प्लेटफॉर्म पे काम करने देती है ना. सो ईमेल मैनेजमेंट एंड सेटअप, दिस इज आईसीटी स्किल. आपको ईमेल पे काम करना आना चाहिए. इट मे बी Gmail suite, Microsoft Outlook, it may be written communication, digital signature, spam settings, inbox management, so many things, है ना. तो ये क्या है, ईमेल मैनेजमेंट है. दिस इज वेरी बेसिक थिंग. आप में से बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं ईमेल. हाँ, आप मेल करना नहीं जानते, ये मैं जानती हूँ. बहुत सारे लोगों को दूसरों को मेल करना नहीं आता होगा. तो हम मेल आईडी क्रिएट करना भी सीखेंगे. तब आप दूसरों को, जिनके पास मेल आईडी नहीं है या दूसरों की मेल आईडी से काम कर रहे हैं, वो अपनी मेल आईडी क्रिएट करेंगे आफ्टर दिस यूनिट. और मेरी ईमेल आईडी ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर्ड है. सो एनएसटीआई इलाहाबाद स्पेशली, वंस यू वॉच दिस वीडियो, आप सब लोग मुझे अपने लेसन प्लान की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाएंगे इस यूनिट के पूरे होने के बाद में, और वो प्रेजेंटेशन आप मेरे साथ शेयर करेंगे. अभी स्मार्टफोन में फीचर आते हैं, आप स्मार्टफोन की हेल्प से बना सकते हैं. और जिनके पास पॉसिबिलिटी नहीं है, जिनके पास बहुत अपग्रेडेड स्मार्टफोन नहीं है, वो एटलीस्ट मुझे एक मेल डालेंगे कि उनके डाउट्स क्या है, उनके क्वेश्चन क्या है. सो द सेकेंड इज ऑनलाइन रिसर्च. ऑनलाइन रिसर्च, आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं. जैसे सर्च इंजन पे, सर्च इंजन किसे कहेंगे आप, सर्च इंजन गूगल है. गूगल पे आप बहुत कुछ सर्च कर सकते हैं, सोर्सेस फाइंड आउट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं जो इंफॉर्मेशन आपको मिली है वो कितनी सही है ना. ऑनलाइन फोरम्स अवेलेबल होते हैं बहुत सारे, ऑनलाइन रिसर्च आप कर सकते हैं. सोशल मीडिया मैनेजमेंट, दिस इज ऑल्सो आईसीटी स्किल. The more you know about the benefits and limits to social media, the more you can begin to use that media in valuable ways at work. आपको जितना ज्यादा इसकी लिमिट्स, इसके बेनिफिट्स मालूम होंगे, आप जितना ज्यादा इस पे काम करेंगे, उतना बेहतर आप इसे अपने काम में यूज कर पाएंगे. जैसे फेसबुक है, लिंक्डइन है, पिंटरेस्ट, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर, ये सब क्या है, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जिनको आप यूज कर सकते हैं. जैसे अभी आप यूट्यूब को यूज कर रहे हैं पढ़ने के लिए ना, आप इससे पहले भी बहुत सारी चीजें देखते थे. फेसबुक पे लाइव लेक्चर्स चल रहे हैं, फेसबुक पे आप अपनी क्लास पोस्ट कर सकते हैं कि ये क्लास है, ये कंटेंट है, लिंक शेयर कर सकते हैं ताकि आपके फ्रेंड्स तक वो पहुंच जाए. लिंक्डइन पर भी ऐसा ही कुछ है. लिंक्डइन और फेसबुक बस कह सकते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल का फर्क है ना. पिंटरेस्ट पे लोग शेयर नहीं करते तो आप देख कहां से रहे होते हैं, आपको कहां से मिल रही होती है आपकी काम की चीजें. The similar is Insta, Twitter. So the fourth one is online collaboration. This includes adding a meeting to shared online calendar, providing feedback on document through a web-based document application, जैसे Zoom, जैसे Google Docs, जैसे Google Meetings, Instant Messaging, है ना, Hangout, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. ये सब क्या है, ये ऑनलाइन कोलैबोरेशन है. वर्ड प्रोसेसिंग, दिस make you able to produce written documents, है ना. it may be business letter, it may be minutes of meeting, computer. जैसे आपको वर्ड प्रोसेसिंग टूल्स पे काम करना आना चाहिए, जैसे एमएस वर्ड है. एमएस वर्ड का ये एक और फ्री वर्जन आता है, लिबर ऑफिस, ट्रांसक्रिप्शन, टाइपिंग, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना. दिस इज वर्ड प्रोसेसिंग to make your data more presentable. So there is a difference between traditional pedagogy and emerging pedagogy. Emerging pedagogy किसकी वजह से है, यूज ऑफ आईसीटी की वजह से. So अगर हम एस्पेक्ट वाइज बात करेंगे, द फर्स्ट इज एक्टिविटी. एक्टिव एस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो जो पुराना स्टाइल था, इनफैक्ट लॉकडाउन से पहले हम सब उस पुराने स्टाइल में ही थे.
हम आईसीटी यूज कर रहे थे पर लिमिटेड फॉर्म में यूज कर रहे थे। तो एक्टिविटीज प्रिस्क्राइब्ड बाय टीचर, यहाँ पे टीचर एक्टिविटीज देता था, सारे क्लास को एक साथ इंस्ट्रक्शन मिलता था, थोड़ा बहुत वेरिएशन होता था एक्टिविटीज में, और जो स्पीड थी, जो गति थी, वो कौन तय करता था? जो कार्यक्रम निश्चित है, पाठ्यक्रम निश्चित है, उससे तय होती थी। अभी एक्टिविटीज क्या है? डिटरमाइंड बाय लर्नर्स, है ना। एंड स्मॉल ग्रुप्स है, स्मॉल ग्रुप्स कुछ लोग अभी देख रहे होंगे, कुछ लोग शायद एक आध दिन बाद देखेंगे। तो और एक्टिविटीज क्या है? चेंज हो रही है, और ये जो गति है ये लर्नर्स पे डिपेंड कर रही है, सब अपनी कन्वीनियंस से देख रहे हैं ना। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड इमर्जिंग। अभी चीजें थोड़ी आसान हो गई है इमर्जिंग पेडागोजी में, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज करने की वजह से। कोलैबोरेटिव एस्पेक्ट में बात करें तो this was the original one was the traditional pedagogy was individual, groups homogeneous थे, और everyone for him, सब अपने लिए थे, है ना। एंड नाउ अभी हम क्या करें? वर्किंग इन टीम्स, है ना। हेटेरोजेनियस ग्रुप्स, अलग अलग तरीके के ग्रुप्स बन गए। जैसे अब जूम मीटिंग से बात करें, पहले होमोजेनियस थे, एक एनएसटीआई के लोग थे, अभी हेटेरोजेनियस है, अलग अलग जगह के स्टूडेंट्स है। नाउ ऑल आर वर्किंग फॉर टू सपोर्ट ईच अदर। अभी जो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना है आफ्टर द फर्स्ट जूम क्लास आई हैव मेड दिस, सो ये जो क्लास बना हुआ है, इस क्लास में सब एक दूसरे के लिए शेयर कर रहे हैं, इवन अदर देन टीएम बहुत कुछ शेयर होता है। सो दिस इज कोलैबोरेटिव इन रिस्पेक्ट ऑफ आईसीटी, दिस इज मोर सपोर्टिंग। क्रिएटिव की बात करें, यहाँ पे लर्निंग रिप्रोडक्टिव थी, लेकिन इमर्जिंग पेडागोजी में यही प्रोडक्टिव लर्निंग है। अप्लाई नोन सोल्यूशन टू प्रॉब्लम, जो पहले ही पता थे वही सोल्यूशन। अभी क्या है? लर्नर्स अपने स्पीड से पढ़ रहे हैं, नाउ दे आर फाइंडिंग न्यू सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम। हम इंटीग्रेटिव एस्पेक्ट में बात करें तो देयर वाज नो लिंक बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस इन द ट्रेडिशनल पेडागोजी। सब्जेक्ट सेपरेटेड थे, डिसिप्लिन बेस्ड था, टीचर्स इंडिविजुअल थे। अभी अगर हम आईसीटी की बात करें तो यहाँ पे थ्योरी और प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिकल पार्ट है, ये इंटीग्रेट हो गया है, रिलेशन है सब्जेक्ट्स के बीच में, है ना। एंड यहाँ पर टीम्स ऑफ टीचर है, वहां एक ही टीचर था, अभी यहाँ पे बहुत सारे हैं। सो यू हैव चॉइस, अलग, ज्यादा लोग, ज्यादा इंफॉर्मेशन, है ना। एंड इवैल्यूएटिव एस्पेक्ट में बात करें तो ये टीचर डायरेक्टेड था, समेटिव था, लेकिन यहाँ पर अभी ये कैसा है? ये स्टूडेंट डायरेक्टेड है एंड डायग्नोस्टिक है। बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग आईसीटी, इसके फायदे क्या क्या है? एनहांस मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, मोड ऑफ कम्युनिकेशन चेंज हो गए, हमारे पास बहुत सारे हैं। नाउ वी हैव ईमेल आल्सो, अगर आपका कोई इश्यू है, आपने ईमेल कर दिया, टीचर ने आपको रिस्पॉन्ड कर दिया। कॉस्ट एफिशिएंट है, इंटरनेट ऑलमोस्ट फ्री है, अभी फ्री तो नहीं कहेंगे लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट फ्री है ना। बहुत कॉस्ट इफेक्टिव हो गया है। पेपरलेस, पेपर का यूज कम हो गया है, ज्यादा इको फ्रेंडली हो गया है। नोट्स डिजिटल, प्रेजेंटेशंस डिजिटल, सो इट इज मोर पेपरलेस। बेटर टीचिंग एंड लर्निंग मेथड्स, आप अगर क्लासरूम में भी प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, सो जो दिखाई देता है वो ज्यादा समझ में आता है ना। जैसे हमने डेल स्पोन की बात भी करी थी, तो 10%, 20%, 30%, 50% इट वॉज देयर। हमारी जितनी ज्यादा सेंसरी ऑर्गन्स इस्तेमाल हम करते हैं, उतनी बेहतर लर्निंग होती है, उतना बेहतर रिटेंशन होता है। सो बेटर टीचिंग एंड लर्निंग मेथड्स आर देयर विद आईसीटी, एंड इट एनहांस डेटा एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, मिनिमाइज कॉस्ट एंड सेव टाइम। कॉस्ट कम है, टाइम बच रहा है। अब आप खुद देखिए, एक वीडियो कम से कम 300-400 लोगों के साथ मेरे को सिर्फ एक बार रिकॉर्ड करना पड़ा है ना। लेकिन अगर मैं क्लासरूम में पढ़ाने की बात करूं, आई एम टेकिंग 4 बैचेस एट अ टाइम, तो कम से कम एक दिन में मुझे यही सेम टॉपिक 4 बार बोलना पड़ता था। अभी अगर हम टाइम की बात करें, यस आई कैन सेव टाइम, क्योंकि आधे घंटे के वीडियो के लिए आई एम स्पीकिंग हाफ एन आवर, और पहले अगर मैं क्लास की बात करूं, फॉर दिस 30-minute वीडियो आई हैव टू स्पीक 1 hour in one class, that means 4 hours in a day, है ना। So this is minimizing the time, this is minimizing the cost. I have to upload once, एक बार लगेगा इंटरनेट, एक बार लगेगा टाइम, है ना। easy student management, it is more interactive and collaborative,
एंड डायरेक्ट क्लासरूम टीचिंग पॉसिबल है, एनीवेयर एनी टाइम, ये इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है। एनीवेयर एनी टाइम, हम इसे कभी भी कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप खुद सोचिए, अगर एनीवेयर एनी टाइम की बात है, आप जब चाहे इसे पढ़ सकते हैं, रात को 1 बजे भी, लेकिन रात को 1 बजे मैं आपको क्लासरूम में अवेलेबल नहीं होती, और अभी ये वीडियो इट इज अवेलेबल ऑल द टाइम, है ना। एक्सेस टू रिमोट लर्निंग रिसोर्सेज, इनफैक्ट अदर देन मी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो आप एक्सेस कर सकते हैं, एंड देयर इज अ मोटिवेशन टू लर्न। So now we'll discuss about computer, its use, application and maintenance. So what is computer? अगर कोई आपसे कंप्यूटर की परिभाषा पूछता है तो आप क्या कहते हैं? इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यही कहते हैं ना। अ कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामेबल मशीन, और ये कर क्या क्या सकती है? दिस मशीन इज डिजाइन टू स्टोर एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन, परफॉर्म अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन एंड प्रोड्यूस मीनिंगफुल रिजल्ट, है ना। रॉ डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which converts raw data into information, useful information. This is computer. कंप्यूटर क्या है? एक प्रोग्रामेबल मशीन है जो इंफॉर्मेशन को स्टोर भी करेगी, रिट्रीव भी करने देगी, आपकी इंफॉर्मेशन पे अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन भी यूज करेगी ताकि आपको मीनिंगफुल रिजल्ट्स मिल सके। इसके 3 मुख्य हिस्से हैं। पहला है इनपुट, दूसरा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। अब आप सोचिए इसे सेंट्रल क्यों कहते हैं, सिर्फ प्रोसेसिंग यूनिट क्यों नहीं कहते? लॉजिकली सोचिएगा तो आपको जवाब भी मिल जाएगा। इनपुट will go to the processing unit, and processing unit once it process the data it will give it to the output unit. Input से processing unit, processing से output unit, it is in the center part of input and output, that is why it's the central processing unit. This is the main unit जो सारा काम करती है। Different computers have different ways in which the input processing and output units are connected. Yes, लैपटॉप में सारी चीजें एक जगह assembled होती हैं, है ना। आपका इनपुट पार्ट, आपका CPU, एवरीथिंग इज ऑल टुगेदर, है ना। और उसी के साथ आपका डिस्प्ले भी अटैच होता है, आउटपुट भी अटैच होता है ना। लेकिन अगर आप डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात करें तो दिस इज डिफरेंट। सो डिफरेंट कंप्यूटर्स हैव डिफरेंट वेज। इनपुट यूनिट हेल्प्स द यूजर टू एंटर रॉ डेटा। ऑब्वियसली आप अपने कीबोर्ड माउस के थ्रू एक्सेल फाइल पे, वर्ड फाइल पे डेटा एंटर करते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो भी रिक्वायर्ड ऑपरेशन है, जो भी इंस्ट्रक्शन आप कंप्यूटर को देते हैं वो उसे परफॉर्म करती है। और आउटपुट यूनिट क्या करती है? मीनिंगफुल रिजल्ट यूजर को देती है। तो सीपीयू को जो हम कह सकते हैं, इसके भी 3 हिस्से हैं। पहला क्या है? कंट्रोल यूनिट, दूसरा है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट जिसे हम एएलयू कहते हैं, एंड मेमोरी यूनिट। ये जो एएलयू है ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, मिल सकती है कि एएलयू का फुल फॉर्म बताइए, एब्रीविएशन, आईसीटी का एब्रीविएशन, ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। तो ये पॉइंट्स नोट करने लायक है, इन्हें प्लीज नोट कर लीजिएगा। एंड नाउ कंट्रोल यूनिट, हम एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह सोचे अगर सीपीयू को, तो कंट्रोल यूनिट क्या है? मैनेजर है। जो भी इंफॉर्मेशन आप देते हैं ये एएलयू या मेमोरी को पास ऑन करती है। अब एएलयू क्या है? सोच लीजिए कि ये उस ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटेंट है, जितना भी लेखा जोखा का काम होता है ये कौन करेगा? एएलयू। और मेमोरी को समझ लीजिए ये उस ऑर्गेनाइजेशन का सीपीयू का स्टोर कीपर है। आप जितना भी डेटा इसे रखने के लिए देंगे ये स्टोर में रख लेगा, और जब आप इससे मांगेंगे तो ये आपको वापस दे देगा। इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड रिट्रीवल दोनों काम करता है। सो कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट, ये तीनों मिलकर बनाते हैं सीपीयू। इसके पेरिफेरल्स की बात करें सो देयर आर मेनी थिंग्स लाइक स्कैनर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉडेम, मॉनिटर, स्पीकर, जॉयस्टिक, है ना, एक्सटर्नल सीडी राइटर, ये सब क्या है? कंप्यूटर पेरिफेरल्स में आते हैं। अब मेमोरी भी समझ लेते हैं। मेमोरी 3 प्रकार की होती है, रैम, रोम एंड फ्लैश मेमोरी। रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी। तो ये जो रैम है ये वोलेटाइल मेमोरी है, टेम्परेरी है ना। जो कुछ भी आप काम उस अपने सिस्टम पे कर रहे हैं, आप जितना स्पीड आपको मिल रहा है वो रैम की वजह से मिल रहा है। ये इंफॉर्मेशन को टेम्परेरीली स्टोर करेगा। आप कंप्यूटर शट डाउन करेंगे
आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन रैम पर होगी वो लॉस्ट हो जाएगी जैसे ही आपका कंप्यूटर बंद होगा, है ना। ये जो इंफॉर्मेशन है ये आसानी से चेंज हो जाती है। ऑब्वियसली आपने कंप्यूटर ऑन किया, ऑफ करने के बाद रैम पे जो भी इंफॉर्मेशन थी वो क्लियर हो गई ना। रोम की बात करें, रीड ओनली मेमोरी की, तो ये परमानेंटली स्टोर करती है। जब आप सिस्टम बंद भी कर देते हो, ऑफ भी कर देते हो, तो भी इसमें जो स्टोरेज है वो परमानेंट है, ये रिमूव नहीं होता, है ना। इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड व्हेन कंप्यूटर इज ऑफ। ठीक है, इंफॉर्मेशन को आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता। ये कब यूज होती है? जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होता है, तो दैट टाइम रोम इज वर्किंग। सो नाउ फ्लैश मेमोरी की बात करें, ये भी परमानेंटली स्टोर करती है। अगर कंप्यूटर आप बंद भी कर देते हैं तो भी इसको इंफॉर्मेशन जो है वो लॉस्ट नहीं होती, वो इंफॉर्मेशन खराब नहीं होती। ये नॉर्मली रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस में यूज किया जाता है, जैसे आपकी पेन ड्राइव। स्टोरेज डिवाइसेस की बात कर ले, अगर हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक फाइल्स को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो हम स्मॉलर स्टोरेज डिवाइसेस का यूज करते हैं, जैसे सीडी हो गई, पहले फ्लॉपी चला करती थी, अभी पेन ड्राइव है ना। सो दीज स्टोरेज डिवाइसेस यूज टू स्टोर डिजिटल इंफॉर्मेशन स्टोर करती हैं, जैसे यूएसबी फ्लैश ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, सीडी, डीवीडी। सो ये जो डेटा है, डिजिटल इंफॉर्मेशन है, ये बिट एंड बाइट के फॉर्म में आता है। अब बिट क्या है? बिट बाइनरी डिजिट को कहते हैं, ये सबसे छोटी इकाई है, 0 या 1। 0 भी बिट है, 1 भी बिट है, बाइनरी है ना, बाई मतलब दो, आइदर 0 और 1। ये स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट है। अगर हम 8 बिट को कंबाइन कर दें, अगर हम 8 बिट को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? जो ग्रुप ऑफ 8 बिट है उसे हम क्या कहेंगे? एक बाइट, है ना। ऐसे ही अगर देखिए 8 बिट्स मेक अ बाइट, अगर हम 1024 बाइट मिला दें तो बन जाएगा 1 KB, 1 किलो बाइट, है ना। ऐसे ही हम अगर 1024 KB मिला दें तो हम इसे कह देते हैं 1 MB। अभी MB वाली मेमोरी का टाइम गया। 1024 मेगाबाइट को हम मिला दें तो ये क्या बनता है? GB। और 1024 GB को हम मिला दें, गीगाबाइट को हम मिला दें तो दिस इज 1 TB, टेराबाइट। तो अभी कंप्यूटर सिस्टम किस में आने लगे हैं? टेराबाइट मेमोरी के साथ आने लगी है। आपकी रैम जीबी में आने लगी है। पहले जब रैम आती थी 256 MB की आती थी, अब कंप्यूटर की रैम कितनी आती है? 8 GB, है ना। इनफैक्ट इससे भी ज्यादा, है ना। जो हार्ड डिस्क है ये पहले कम होती थी। आई रिमेम्बर मैंने फर्स्ट लैपटॉप खरीदा था, उसकी जो स्टोरेज थी शायद, आई डोंट रिमेम्बर, 160 GB था। अभी जो लैपटॉप आई एम यूजिंग दिस टाइम आफ्टर 12 years, this laptop has 1 TB memory. So स्टोरेज कॉम्पैक्ट होता जा रहा है समय के साथ। दिस इज ICT, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक्स। सो मोर नंबर ऑफ बाइट्स, द लार्जर एंड मोर नंबर ऑफ फाइल्स कैन बी स्टोर्ड। जितना ज्यादा स्टोरेज होगा उतनी ज्यादा फाइल्स आप स्टोर कर सकते हैं। कुछ टर्म्स है कंप्यूटर से रिलेटेड। सो नंबर 1 इज हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है? जो फिजिकल कंपोनेंट्स है कंप्यूटर के उसे हम कहेंगे हार्डवेयर। जैसे आपका मॉनिटर, जैसे आपका CPU कैबिनेट, उसके अंदर जितनी भी डिवाइसेस हैं, जितना भी सर्किटरी है, आपका माउस, ये सब कुछ क्या है? आपका हार्डवेयर। प्रोग्राम, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन फॉर कंप्यूटर टू परफॉर्म टास्क, उसे हम कहेंगे प्रोग्राम। जो बहुत सारे ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स होंगे उन्हें हम कहेंगे सॉफ्टवेयर, है ना। और डेटा, डेटा क्या है? कलेक्शन ऑफ आइटम, लेटर, सिंबल्स, एक्सेल फाइल, ये सब क्या है? ये डेटा है जिसको हम कंप्यूटर पे यूज करते हैं प्रोसेसिंग के लिए। पेरिफेरल्स, पेरिफेरल्स क्या है? पेरिफेरल्स आर डिवाइसेस फॉर इनपुट, आउटपुट एंड स्टोरेज ऑफ डेटा, जैसे कीबोर्ड, प्रिंटर्स, VDU, है ना, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। एंड 6 is boot. बूट का क्या मतलब है? दिस इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस टू अ कंप्यूटर व्हेन इट इज टर्न्ड ऑन। जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो क्या होता है?
ऑपरेटिंग सिस्टम बिगिन टू रन, सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है ना, तभी आप कंप्यूटर को यूज कर पाते हैं. सो दिस इज बूट. क्रैश का मतलब है कॉमन टर्म यूज टू डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस टू अ कंप्यूटर व्हेन सॉफ्टवेयर एरर फोर्स इट टू क्विट द ऑपरेटिंग एंड बिकम अनरेस्पॉन्सिव टू अ कंप्यूटर यूजर. जब आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, दैट दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इज क्रैश. फर्मवेयर. फर्मवेयर एक तरीके का सॉफ्टवेयर है रिटन इनटू परमानेंट स्टोरेज इनटू द कंप्यूटर. एंड बिट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, इट्स अ बाइनरी यूनिट. ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है स्टोरेज के लिए. इट वैल्यू में भी 0 और 1. बायोस स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. एंड ये एक लो लेवल प्रोग्राम है जो किस लिए लिखा जाता है, ताकि इट इज यूज बाय योर सिस्टम टू इंटरफेस कंप्यूटर डिवाइसेस, और दूसरी डिवाइसेस के साथ प्रॉपरली इंटरैक्ट कर सके आपका सिस्टम, इसलिए ये बायोस यूज किया जाता है. वीडियो कार्ड, कीबोर्ड, माउस, हार्ड ड्राइव, एग्जैक्टली. एंड स्टार्टिंग अ कंप्यूटर. अब कुछ बेसिक ऑपरेशंस की हम बात कर ले. सबसे पहले कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे आगे काम करने के लिए, तो आपके सीपीयू पे या आपके लैपटॉप पे एक पावर बटन होगा, उसको प्रेस करने से आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा और आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रन करेगा, और आपके पास डेस्कटॉप, विंडोज डेस्कटॉप विजिबल होगा आपके मॉनिटर पे. इसके बाद आता है लॉग इन एंड लॉग आउट. अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारे लोग उसको यूज कर रहे हैं तो सबका अपना फाइल्स होंगी, इसलिए सबका अपना कह सकते हैं लॉग इन होगा. तो इसलिए कोई और आपका काम ना देख सके या उसे डिस्टर्ब ना कर सके, तो यू शुड हैव योर ओन लॉग इन आईडीज एंड पासवर्ड. ठीक है, कह सकते हैं जैसे ताला चाबी. आपका अकाउंट, उसके ऊपर लॉक लगा है पासवर्ड का, आप पासवर्ड डालेंगे तो लॉक ओपन हो जाएगा. जैसे आप अपने स्मार्टफोन में पैटर्न और फिंगरप्रिंट स्कैन की हेल्प से लॉक लगाते हैं, सिमिलरली कंप्यूटर में भी वैसे ही होता है, बट यू हैव टू गिव अ मैनुअल पासवर्ड. या तो आप स्कैनर लगाइए या आपके लैपटॉप में फेस रिकॉग्निशन हो. तो आप एक बार कह सकते हैं एनालॉगस सोच सकते हैं, इट्स लाइक योर स्मार्टफोन. नाउ आफ्टर यूजिंग द कंप्यूटर यू हैव टू शट इट डाउन प्रॉपरली. सो शटिंग डाउन अ कंप्यूटर आप क्या करेंगे, देखिए इसके क्या होगा, आपके जितने भी प्रोग्राम्स रन कर रहे थे वो सब क्लोज हो जाएंगे और आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डैमेज नहीं होगा. तो अब क्या कर सकते हैं, प्रेस द विंडोज की ऑन द कीबोर्ड या फिर क्लिक पर स्टार्ट करें. स्टार्ट मेन्यू ऑप्शन में जाए, इस ऑप्शन में आपको पावर का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करें. उस पर आपके पास ऑप्शन आएंगे, लॉग आउट का आएगा, रीस्टार्ट का आएगा, शट डाउन का आएगा. सो शट डाउन. एंड अगर आप कीज की हेल्प से करना चाहते हैं तो देन Alt प्लस F4 आपको शट डाउन विंडो स्क्रीन मिलेगी एंड आप वहां से सेलेक्ट करके इसे शट डाउन कर दें. अब कुछ बेसिक ऑपरेशंस की बात कर लेते हैं. इसी में आता है क्रिएटिंग वर्ड फाइल. आप वर्ड फाइल क्रिएट करना चाहेंगे तो कैसे क्रिएट करेंगे. अब मैं आपको यहाँ बता दूं, मैंने यहाँ 2 स्क्रीनशॉट लगाए हैं. ये जो स्क्रीनशॉट है ये पूरी स्क्रीन कैसी आएगी उसका है, और ये केवल जो ऊपर टैब्स होती है उनका है, ताकि आपको समझ में आ सके व्हाट आई वांट टू से. सो अगर आप सबसे पहले आप वर्ड फाइल क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, आपको एमएस वर्ड जो सॉफ्टवेयर है उसे, जो एप्लीकेशन है उसे ओपन करना पड़ेगा. अब इसके लिए आप क्या करेंगे, सर्च बार में जाएंगे, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, जो विंडोज बटन होता है उस पर क्लिक करिए. वहां पर एक सर्च डायलॉग बॉक्स आएगा, वहां पर आप जाकर के लिखिए एमएस वर्ड या वर्ड. जब ये ऑप्शन सर्च करके आपको दे देगा उस पर क्लिक करिए, आपका जो ये फाइल है ये खुल जाएगी, जो आपका एमएस वर्ड है ये ओपन हो जाएगा. तो जब आपका वर्ड फाइल ओपन हो जाएगा तो आपको क्या करना है, अपनी एक फाइल क्रिएट करनी है. फाइल टैब आपको दिख रहा है, ये फाइल लिखा हुआ है यहाँ पे. फाइल टैब पे आप जब क्लिक करेंगे तो क्लिक न्यू डॉक्यूमेंट, वहां पे लिख कर आएगा न्यू डॉक्यूमेंट, आप उस पर क्लिक करिए. आप उसके बाद आपका इस तरीके का एक पेज ओपन हो जाएगा. जब ये पेज ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर आपको कर्सर दिखाई दे रहा होगा, मैं एक बार इसे हाईलाइट कर देती हूँ. तो ये जो कर्सर है, यहाँ कर्सर के पास आप जा करके आप अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, टेबल ऐड कर सकते हैं, जो कुछ भी आप लिखना चाहे उस टेक्स्ट को आप बोल्ड कर सकते हैं, उस टेक्स्ट को आप इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं. आप यहाँ पर देख रहे होंगे इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं.
कलर चेंज कर सकते हैं, इसे हाईलाइट कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, है ना। बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं यहाँ पर जिसको आप यूज कर सकते हैं आपके टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए। इसके बाद अगर आपको पिक्चर, शेप, चार्ट ऐसा कुछ ऐड करना हो तो यहाँ पे आपको इंसर्ट टैब दिखाई दे रही होगी। इस इंसर्ट टैब पर जाकर के आप जो चाहे उसे इस पे पेस्ट कर सकते हैं। आप स्मार्ट शेप ले आ सकते हैं, स्मार्ट आर्ट ले आ सकते हैं, 3D आर्ट ले आ सकते हैं, तो जो कुछ भी आप चाहें आप इसको यहाँ पर ले आ सकते हैं। फिर आप डिजाइनिंग टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेआउट का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और भी इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जब आप वर्ड फाइल ओपन करें तो आप इन सारे ऑप्शंस को एक एक बार ओपन करें। अब इसके बाद अगर आपको अपना डॉक्यूमेंट सेव करना हो या प्रिंट करना हो, व्हाट यू नीड टू डू, आप वापस से फाइल पे जाएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, सेव एज पे चाहे तो सेव एज पे क्लिक करें। अपने फाइल, जब फाइल नेम बॉक्स आएगा उस पर आप कुछ नाम दे दें। उसके नीचे एक और ऑप्शन आता है फाइल टाइप, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास जो न्यूअर वर्जन ऑफ एमएस वर्ड है आप वो है तो आप पीडीएफ भी सेव कर सकते हैं। और बहुत सारे आपके पास फाइल फॉर्मेट का ऑप्शन रहता है जिसमें आप अपनी फाइल सेव कर सकते हैं। और अगर पहली बार सेव कर रहे हैं तो कंट्रोल एस से भी आप सेम ऑप्शन पे चले जाएंगे। प्लस अगर आपने फाइल एक बार सेव कर ली है तो रेगुलरली आपको कंट्रोल एस प्रेस करना चाहिए ताकि किसी भी डिस्ट्रप्शन की वजह से आपने जो काम किया है वो खराब ना हो। अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं देन अगेन यू हैव टू गो टू फाइल टैब, वहां पर प्रिंट का ऑप्शन होता है, प्रिंट प्रीव्यू का भी ऑप्शन होता है। और अगर आप कीबोर्ड की हेल्प से प्रिंट करना चाहते हैं देन यूज कंट्रोल पी। क्रिएटिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, अगर आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं जो आपको बनानी भी है आपके लेसन प्लान के लिए, सो व्हाट यू हैव टू डू, जहां पर जैसे आप वर्ड फाइल के लिए वर्ड को सर्च कर रहे थे, नाउ यू हैव टू टाइप पावर पॉइंट। जब आपको पावर पॉइंट ऑप्शन मिल जाएगा तो उस पर क्लिक करिए और आपकी इस तरीके की एक फाइल खुल के आ जाएगी। उसके बाद क्रिएट अ प्रेजेंटेशन, आप फिर से फाइल टैब पर जाएंगे, फाइल टैब पर जाने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा सो क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन, ब्लैंक प्रेजेंटेशन ऐसा लिख के आएगा, उस पर क्लिक करिए, आपके पास इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपकी जो टाइटल स्लाइड है उस पर आप अपना टाइटल दीजिए, सब टाइटल दीजिए। आपने प्रेजेंटेशन देखी भी होंगी इस वीडियो में, दिस इज ऑल्सो अ प्रेजेंटेशन। और यहाँ पे स्लाइड शो टैब है, इसकी हेल्प से आई एम डूइंग द रिकॉर्डिंग। एंड टाइटल, सब टाइटल, आप चाहें तो इसमें आप बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। डिजाइन में जाकर के आप इसके अलग अलग तरीके के बैकग्राउंड ला सकते हैं। ट्रांजिशन एक ऑप्शन है, आप इसमें एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो इसमें चार्ट, पिक्चर्स, ग्राफ्स ऐड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट टैब। तो many things you can do but for this you have to work on it। सिर्फ ये वीडियो देख करके it won't work, you have to practice। so what you have to do then, से अगर आप चाहते हैं आप अपना स्लाइड शो, जो आपका प्रेजेंटेशन है उसका स्लाइड शो देखें तो सिंपली F5 क्लिक करेंगे तो आपका शुरू पहली स्लाइड से ही शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपको करंट स्लाइड से शुरू करना है तो शिफ्ट और F5 प्रेस करें। एंड अगर आपको स्लाइड शो रिकॉर्ड करना है तो देयर इज ऑप्शन इन न्यूअर वर्जन स्लाइड शो, click on this and there will appear an option record slideshow। And if you want to save your presentation the procedure is same, again go to file tab and after going to file tab you have to what you have to do, that save as option। आप उसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, बहुत सारे फाइल टाइप आते हैं। यू कैन सेव इट एज पीडीएफ, you can save it as video, you can save it as PowerPoint। So this is the way to create PowerPoint presentation and how can you save and use it। So what are the different applications of computer? Computers can be used in scientific research, business, education, entertainment, banks, communication, engineering, medicine, book publishing, games, personal accounting and many more। हम बहुत सारे एप्लीकेशंस कंप्यूटर के जानते हैं हम सभी, क्योंकि हम डेली लाइफ में वी आर यूजिंग कंप्यूटर। एंड जनरल मेंटेनेंस, अब आपको मेंटेनेंस में क्या करना है, सबसे पहली बात है प्रोटेक्ट योर डिवाइस। अपने कंप्यूटर के पास, अपने सिस्टम के पास खाना पीना, जूस, पानी ये सब कुछ नहीं रखे, कुछ भी गिरेगा तो सर्किटरी है खराब हो जाएगी।
delete unwanted programs and file, avoid using lots of extra programs. जो आपके एक्स्ट्रा फाइल्स हैं, अनवांटेड फाइल्स हैं, ये सब कुछ आप टाइम टू टाइम डिलीट करते रहिए. अपनी जो डिवाइस है इसे सिक्योर रखिए. सिक्योर रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? एंटीवायरस अपलोड करना पड़ेगा. पायरेटेड से काम नहीं चलेगा, डेट चेंज करने से भी काम नहीं चलेगा. लाइसेंस्ड वर्जन खरीदिए और अपनी डिवाइस को सिक्योर रखिए. अपनी डिवाइस अपडेटेड रखिए, क्लीन रखिए. अगर डस्ट आएगी तो डस्ट क्या करेगी? आपके डिवाइस को खराब कर सकती है ना. सो डस्ट मत रहने दीजिए. हमेशा अपनी फाइल्स का एक बैकअप रखिए और जब कभी भी आपका काम कंप्लीट हो जाए हमेशा उसे शट डाउन करके जाइए. दिस इज वेरी जनरल रूल्स जिससे आप अपने डिवाइस की लाइफ भी बढ़ा सकते हैं और उसे अपडेटेड, उसे हेल्दी डिवाइस रख सकते हैं तो आपको हेल्प करेगी. लेकिन अगर आप उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो वो आपका भी ध्यान नहीं रखेगी. आप वो बार बार क्रैश होगी और फिर क्या होगा? आपका ही काम डिस्टर्ब होगा जिससे टाइम ज्यादा लगेगा. जो टाइम कंप्यूटर कम कर सकता है, अगर आप अपने कंप्यूटर को मेंटेन नहीं रखेंगे तो वही टाइम कंप्यूटर बढ़ा भी सकता है. सो द कंक्लूजन इज आईसीटी consists just in the development of human mental resources, जो लोगों को हेल्प करता है कि वो अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को अप्लाई कर सके और न्यू नॉलेज गेन भी कर सके. एंड कंप्यूटर इज वेरी हेल्पफुल along with the internet. It is the most powerful device. आप कुछ भी कर सकते हैं, नई चीजें सीख सकते हैं, नई चीजें क्रिएट कर सकते हैं. So what we have read in this part, we read about ICT and use of computer applications like MS Word and PowerPoint. Presentations we studied in this part 1. In the part 2, we'll discuss internet in education, use of internet in education, and along with that, we'll also discuss computer aided learning. Thank you.